हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ योर बायोलॉजी मेंटर भूमिका। बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि 12th बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, तुमने अगर पूरी बुक ही पढ़ रखी है तो इट विल बी एक्सीलेंट, लेकिन अगर अभी नहीं है, कुछ बच्चे नीट की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनको डाउट है कि मैम 12th के बोर्ड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बता दीजिए कि ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज 2 यूनिट के, है ना, जो हाई स्कोरिंग यूनिट है, 2 यूनिट के तुम्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें देने वाली हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 3 टॉपिक हैं, जिसमें से 2 टॉपिक 12-12 नंबर के आते हैं और एक टॉपिक इकोलॉजी वाली यूनिट 10 नंबर की आती है, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब इस वीडियो में 2 हाईएस्ट स्कोरिंग जो यूनिट है तुम्हारी, यूनिट 1 और 2, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है वो आता है रिप्रोडक्शन का। तो उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गैमीटोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियो। तो ये हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं तो वो आता है रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गैमीटोजेनेसिस और उनके बीच का डिफरेंस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़े थे, हार्मोनल कंट्रोल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, और आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है, ये तो मोस्ट का भी मोस्ट है, तो ये तो हमें पढ़ के ही जाना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो इसका तीसरा है उसको देखते हैं, आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसके अंदर बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो कि ART है, इसके ऊपर ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हो, तो ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। और फिर है STDs। ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 2। बेटा अब आता है यूनिट 2, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, 20 नंबर की आएगी। और इस यूनिट के अंदर तो मान लो कुछ छोड़ने जैसा है ही नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ के जाना है। और मैंने इसके अंदर जो टॉपिक सेलेक्ट करे हैं उसमें भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए। देखो, इस यूनिट को जितना अच्छे से तुम पढ़ के जाओगे ना, तुम्हारे लिए उतना ही फ़ायदा है। तुम इसको काट पीट के ये टॉपिक छोड़ दूँ, ये टॉपिक छोड़ दूँ, ये टॉपिक छोड़ने जैसे है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम ये जो यूनिट 2 है ना, ये इनहेरिटेंस वाला और ये मैंडल्स वाला चैप्टर, इसको तो तुम पूरा अच्छे से कवर करके जाओ। और फिर भी एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। शुरू करते हैं। तो मेंडल के जो लॉज हैं वो पढ़ने हैं अपन को। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट थे, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और ये सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो ये तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो पूरा पक्का करके जाना है बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा चैप्टर है ना, वो देखते हैं। दूसरा चैप्टर आता है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर DNA स्ट्रक्चर, उस पर बेस्ड सारे एक्सपेरिमेंट्स, सेंट्रल डोगमा, लैक ऑपरॉन और HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये टॉपिक्स थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है इवोल्यूशन। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये जो यूनिट 2 है ये हमें समझ आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। यूनिट 1 के भी मैंने तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जो मेरी तरफ से बनते थे, जो मुझे लगता था पर्सनली कि तुम्हारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, वो मैंने बताए। अब बात ये आती है कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें, है ना। तो देखो, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो यार अपन को क्या करना है, एग्ज़ाम के टाइम पे एक बढ़िया सा 1 शॉट देखो हर एक चैप्टर का। उसके बाद उसके क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करो। और इसकी मैं बुक सजेस्ट करूँ ना, तो मैं तुम्हें ओसवाल वाली सजेस्ट करूँगी, तुम्हें मिल जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी।
पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो बुक्स अच्छी होती हैं, मतलब तुम अच्छे से बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुम उससे पढ़ सकते हो। तो आई थिंक ओसवाल इज़ द बेस्ट, है ना। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। तो ये तो थे 2 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इकोलॉजी वाली जो यूनिट है ना, देखो मैंने इकोलॉजी की ना एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, तो तुम उससे भी जाके पढ़ सकते हो। उसके अंदर मैंने हर एक कंसेप्ट को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। और इवन तुम उसको एक बार देख भी लोगे ना, और तुम अपनी लैंग्वेज में लिखने की कैपेसिटी रखते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। तो वो अभी ऑनगोइंग है, मैं उसी पे ही शॉर्ट्स डाल रही हूँ, और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तुम देख सकते हो। और रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं, जिसके अंदर छोटे बड़े बड़े कंसेप्ट्स को मैंने छोटे छोटे वे में समझाया हुआ है, तो तुम उससे भी अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। और आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारे शॉर्ट्स डालने वाली हूँ, तुम्हारे बोर्ड तक तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो तुम रेगुलर उसको देख के काफ़ी अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये 2 यूनिट तो समझ आ गई होगी, और बुक्स भी मैं तुम्हें ओसवाल बता ही रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी की 3 यूनिट है ना जो तुम्हारी ह्यूमन वेलफेयर वाली और इकोलॉजी वाली, है ना, तो वो सब नेक्स्ट में देखेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।